अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इजहार सुमरो। नाजरीन, मुल्क में हर आए लम्हे बदलती हुई सियासी सूरत-हाल हमारे सामने है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ 28 मार्च को कौमी असम्बली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश होने जा रहा है और उसके पस मंज़र और पेश मंज़र के हवाले से हम लगातार गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज भी हमने मुख्तलिफ मेहमानों को अपने पास मदऊ किया है ताकि इस बदलती हुई सूरत-हाल सियासी मंजरनामे के हवाले से तफसील से बातचीत की जाए और आपको आगाह किया जाए। हमारे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्रम करीम साहब मौजूद हैं। खुर्रम साहब, आपको वेलकम कहते हैं। और इसके साथ आज हमारे प्रोग्राम में हैं सीनियर तजिया निगार और राइटर इनाम शेख साहब भी शामिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के मेंबर जय प्रकाश लोहाना साहब भी हमारे साथ शामिल होंगे लाइन पे। और हम इस सारी सूरत-हाल में चूँकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह की गाइडलाइन भी दी है, तो हम इस सारे मामले ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के हवाले से हम कानूनी माहिरीन से भी बात करेंगे और उनसे भी राय लेंगे कि उनके ख्याल में ये मामला कितनी हद तक सियासी रहा है और अब आगे ये मामला क्या अदालतों में जाने वाला है, क्या इसका कानूनी पहलू क्या है। इन सारी चीज़ों पे तफसील से बातचीत होगी और हम अपने मेहमानों से इस पर राय लेंगे। सबसे पहले मैं खुर्रम साहब से मालूम करना चाहूँगा कि खुर्रम साहब, कल सिंध हाउस इस्लामाबाद पे जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MNAs और कुछ कारकुनान ने धावा बोला और जो सिचुएशन क्रिएट हुई, मुल्क में एक अनसर्टेनिटी की कैफियत हुई, क्योंकि अगर एक पार्टी के कारकुनान किसी दूसरी पार्टी के MNAs या उनके ओहदेदार उनके खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं तो फितरी तौर पे उसका रद्द-ए-अमल आ सकता है। और हमने देखा कि ये मंजरनामा जब कराची में गवर्नर हाउस के बाहर शैला रजा और कुछ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी पहुंच गए, जिन्होंने कहा कि हम गेट गिन रहे हैं कि कितने गेट हैं गवर्नर हाउस के, ताकि अगर हमें एहतजाज करना पड़े, धरना लगाना पड़े, तो हम उसकी तैयारी करके अपने कारकुनों को जमा करें। यानी कि ये जो सिंध हाउस का मामला हुआ, इसने पूरे मुल्क को एक हैजानी कैफियत में गिरफ्तार कर लिया, परेशान कर दिया कि ये क्या होने जा रहा है। और चौधरी शुजात ने भी इस हवाले से अपील की कि सारी पार्टियां पीसफुल हो जाएं, पीसफुल तरीके से सारा कुछ करें। तो आप इस सारी सूरत-हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा के तौर पे अपनी पार्टी की तरफ से क्या ओपिनियन देंगे? आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या ऑब्जर्वेशंस थी और कारकुनान के क्या जज्बात थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज साहब, आपकी मेहरबानी। देखें, कल जो एक ये गैर अखलाकी, गैर आइनी और जो बदमाशी का एक जो अंसर देखने में आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, क्योंकि उन्होंने ये जो काम किया ये कोई सियासी जमात का कारकुन नहीं कर सकता जिसकी अच्छी सियासी तरबियत की गई हो। आप उनके लीडर को देखें, जब भी इमरान खान साहब जब भी कहीं तकरीर करते हैं तो उनका लबो लहजा कैसा होता है, उनके वज़रा साहबान का लबो लहजा कैसा है, तो उनके कारकुनों ने उसकी तशरीह करते हुए कल एक अमल दिखाया। वो वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पे ज़दोकोब करने की कोशिश करी। पहले तो सिंध पुलिस के अमले को, क्योंकि कस्टोडियन वहाँ पर सिंध पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस के देखने में नहीं आ रही थी, उन्होंने वहाँ पे दरवाजे तोड़े, वहाँ पर वो दाखिल हुए और उन्होंने वहाँ पे हिरासा करने की कोशिश करी MNAs को, जो कि देखें हर किसी का एक आईनी हक है वो किसी को भी जाके वोट दें। इमरान खान ने खुद जब पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था, उन्होंने खुद कहा था कि मेरे MNA अगर मेरे खिलाफ जाएंगे तो मैं जाके अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। आज जब खुल्लम खुल्ला इनकी हुकूमत की करप्शन से तंग आकर, इनके अपने रवैयों से तंग आकर, जब उनके खुद के MNA जब इनके साथ बेदेनो तैयार नहीं, तो आज वो बदमाशी पर आ गए कि यहाँ पर हम किसी को वोट डालने नहीं देंगे, 10 लाख लोगों से मजबूर से गुजरना पड़ेगा। तो देखे, इससे बड़ा इज्तिमा तो अभी बिलावल साहब ने किया। जो बिलावल साहब ने लॉन्ग मार्च किया, उसने पूरी दुनिया की और खास तौर पर पाकिस्तान की जो सियासत पे तजिया रखने वाले हैं, सियासत में नजर रखने वाले लोग हैं, उनको दिखाया और बावर कराया कि हम भी लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, कल ये जो खुर्रम साहब ये जो वाकया हुआ, उसके बाद आपकी पार्टी के अंदर क्या थॉट प्रोसेस था और क्या फीलिंग्स थी, हम ये मालूम करना देखिए सर, बात ये है कि जिस तरह कल हमारे वहाँ पे सईद गनी साहब ने, शैला रजा साहबा ने फरमाया कि हम भी गवर्नर हाउस का घेराव कर सकते हैं और हमारे कारकुनान भी तैयार है, हमारी तंजीम भी पूरे पाकिस्तान में, हमने भी इनके MNA MP के घर दरवाजे देखे हुए, लेकिन हमारी पार्टी की हमें वो तरबियत नहीं है। हमारी पार्टी ने हमेशा पीसफुल सियासत की है, अमन पसंद सियासत की है, हमारे कायदीन ने हमेशा अमन का एक हमें वो लेसन दिया है। इसलिए हमें पार्टी क़यादत का हुक्म था कि आप लोग हमारी डायरेक्शन का इंतजार करें। पार्टी का कायदीन का अगर हमें हुक्म मिलता तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये तो अपने घरों से भी निकलने को मजबूर है, क्योंकि हमारे साथ
ہمارے کارکنان تو ہیں ہی، لیکن پاکستان کی عوام، غریب عوام، ایک طبقہ جو ان کے غلط فیصلوں سے متاثر ہو، وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ بس ہم لوگ نکلے تو ہمارے ساتھ ان کا معاشرہ کرے. لیکن یہ جو ہے ایک بہت ہی ڈرپوک اور بزدل قسم کے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے 28 مارچ کو ہم جو ہے ان کو آئینی طریقے سے اور جمہوری عمل کے ذریعے ہم ان کو اس سے یہاں سے پارلیمنٹ سے باہر نکالیں گے، اور آپ دیکھیں گے کس طرح جمہوری پسند لوگوں کی جیت ہوگی. ٹیلی فون لائن پہ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے نیشنل اسمبلی کے ممبر جے پرکاش لوانا صاحب سے. جے پرکاش صاحب، آپ نے دیکھا کہ یہ کل سندھ ہاؤس اسلام آباد پہ آپ کی پارٹی کے 2 MNAs اور کچھ کارکنان نے دھاوا بول دیا، اور اس کے بعد پورے ملک پہ ایک ہیجانی کیفیت ہو گئی کہ یہ کہیں سیاسی پارٹیوں کے کارکنان کے بیچ میں ٹکراؤ پیدا ہونے جا رہا ہے. آپ کی پارٹی اور آپ خود اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سمر صاحب، آپ کو جیسے پتا ہے کہ جیسے عدم اعتماد کی آئی پیش ہوئی اپوزیشن کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جمہوری عمل ہے، اور جمہوری طریقے سے اگر یہ کام ہوتا اور کر رہے ہوتے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. لیکن اس کے بعد آپ نے جس طرح اپوزیشن نے ہمارے ممبران کو خریدنے کی کوشش کی اور ان کا ضمیر خریدنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد ان ممبران کو اپنی طرف سندھ ہاؤس میں رکھنا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک جمہوری عمل نہیں ہے. جی، اگر ممبران کو آزادی ہوتی، ممبران اگر اسمبلی کے والے دن آگے یہ اپنا ووٹ کا استعمال کرتے، ایک ان کا الگ ذاتی معاملہ تھا. لیکن یہ کہیں کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے دن سے پولیس لے کے آئیں، کمانڈو SSU کی کمانڈو لے آئیں اور ان ممبران کو پہلے 3 دن چھپا کے رکھے، پھر ان کو میڈیا کی طرف سے بلا کے ان کے انٹرویوز چلائے جائیں. تو اس کے بعد ایک لازمی ایک ورکر کو آپ روک نہیں سکتے. ورکر میں ایک جوش ہوتا ہے، ورکر ایک لیکن آپ نے کل جو دیکھا اس کے بعد ہمارے پارٹی کے شام قریشی صاحب، سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب نے بھی اس کو ایک اچھا عمل، انہوں نے بھی کارکنوں کو ایک ٹھنڈے رہنے پہ اور کول رہنے پہ ایک نصیحت کی. لیکن اس کے بعد پولیس وزیر داخلہ وہ حرکت میں آئے، اس نے پولیس کو ڈائریکشن دی، وہاں سے لوگ گرفتار ہوئے اور ان لوگوں کو قانون طریقے سے رہا کیا جائے. لیکن یہ مجھے بتائیں. اچھا، میں یہاں کو 1 منٹ کے لیے روکوں گا، اور یہ میں پوچھوں گا آپ سے کہ ظاہری طور پہ تو یہ تاثر دیا گیا کہ یہ 2 MNAs اور کچھ کارکنان کا جذباتی رد عمل تھا، لیکن اس کے بعد شہباز گل صاحب تھانے پہنچ گئے اور اسی وقت ان لوگوں کو چھڑوا لیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی سے MNA ہیں جنہوں نے یہ کیس داخل کرانے کی کوشش کی، FIR داخل کرانے کی کوشش کی، تو ان کی FIR بھی داخل نہیں کی گئی، اور مجموعی طور پہ ایک امپریشن یہ دیا گیا کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ کی پارٹی اس عمل کو سپورٹ کر رہی ہے، اور پولیٹیکل ریٹورک کے طور پہ کہا گیا کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا رد عمل تو پھر آپ کی پارٹی کے دفتروں، اور جیسے پیپلز پارٹی نے کہا کہ گورنر ہاؤس کا بھی ہم گھیراؤ کر سکتے ہیں، تو یہ کس طرح کی سیاست ہوگی اور آگے یہ صورتحال کہاں لے جائے گی ہمیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں، اگر یہ سے پہلے دیکھیں کہ کھانا کچھ کر کون رہا ہے. دیکھو، اگر یہ پوری سندھ حکومت، میں بتاؤں پوری سندھ حکومت، سندھ کے وزراء، سندھ کی مشینری، سندھ گورنمنٹ انوالو اس کیس میں ہو رہی ہے. جی، مجھے بتاؤ، مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے، اس کا پچھلے 10 دن سے جب سے انہوں نے اپوزیشن نے پیپلز پارٹی نے مارچ نکالی، اس کے بعد وہ اپنا ڈیرا بنا کے سندھ کی مشینری، سندھ کا پیسہ، سندھ میں کرپشن کر کے پیسہ انوال. تو مجھے بتائیں یہ کیا اچھا عمل ہے؟ مجھے بتاؤ شرجیل میمن سندھ ہاؤس بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ دوسرے جن کے صوبائی وزراء ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ان وزراؤں کو اس لیے رکھا گیا ہے سندھ کے لوگوں کی خدمت کے لیے رکھا گیا ہے، سندھ کے عوام کی خدمت کے لیے رکھا گیا ہے، یا صرف آپ جا کے بیٹھے سندھ ہاؤس میں ہمارے ممبران کو خریدنے کی کوشش کریں پیسے؟ میں بتاؤں اس میں تو دیکھیں ممبران کے خرید کرنے کا جو تعلق ہے،
देखो मैं आपको बात मुकम्मल करूं। जी, जी। इसमें तो मुराद अली शाह का जो जहाज है उसमें मेंबरान जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ, देखो मुझे बताओ चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी का साइन किसने किया है? सीओडी किसने साइन की है? पीएमएल पीपल्स पार्टी ने की। जी हाँ, जी हाँ। उसमें क्या किया गया था कि भाई रोड क्रॉसिंग ना हो, लोगों का जमीन ना खरीदा जाए। ये उस पर क्यों बनी थी? जब पेट्रियाट बनी थी पीपल्स पार्टी से, उसके उस पर क्या हुआ था? पेट्रियाट भी इसी तरह बनी थी पीपल्स पार्टी से। मैं तो बोलता आज ये जो सियासत चल रही है तो नवे वाली सियासत चलना शुरू हो गई है। अगर इसी तरह मुल्क को आपने तबाह करना है, इसी तरह के जमहूरियत को तबाह करना है, इसी तरह अगर आपने लोगों को खरीदने को, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अगर वो आप छोड़े उनको वोट देने, अगर वो खुद आके वोट देते हैं तो आपको क्या जरूरत है आप उन मेंबरान को अपने पास में रखे हुए हैं? हमें कैसे पता चले कि ये मेंबर इन्होंने हमसे भेजा, हमसे में रखा है, जबरदस्ती रखा है या आजादी रखा है? देखें जयप्रकाश साहब, इस पे दो राय ये हैं। मुझे बताओ कि मैं भी अगर इनकी देखो, अगर मुझे भी ये अगवा करके लेके जाते हैं अपने पास रखते हैं तो मैं भी यही बयान दूंगा। सर आप ये बात जो जहाज की बात कर रहे हैं, मुराद अली शाह की बात कर रहे हैं और पैसे की बात कर रहे हैं, तो लोग तो ये भी सवाल करते हैं जब जहांगीर तरीन यही कर रहा था और उनके जहाज में जब लोगों को लेके बनी गाला में और मफरल पहनाए जा रहे थे तो पीटीआई उस वक्त तो ठीक कह रही थी ये ठीक हो रहा है, और अब अगर कोई और पार्टी आपके लोगों को अपने पास रख रही है तो आपको बुरा लग रहा है। तो पब्लिक ओपिनियन तो ये भी है। नहीं देखो मैं आपको बताऊं, जहांगीर तरीन ने कोई सिटिंग एमएलए सिटिंग एमपीए किसी पार्टी का नहीं किया था। अगर कोई इलेक्शन के बाद कोई आजाद उम्मीदवार पंजाब से जीत के आए थे तो आजाद मेंबर को एक टाइम होता है कॉन्स्टिट्यूशनली वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जहांगीर तरीन ने कोई सिटिंग एमएलए, मुझे पता कौन सा सिटिंग एमएलए था जिसको जहांगीर तरीन जहाज में लेके आए तो उसको पार्टी शमूल के कौन था कि जहांगीर तरीन ने उस वक्त हमने कोई जब पीएमएल की हुकूमत चल रही थी, मुझे बताओ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी ना, जब हमारा धरना था जमहूरियत की खातिर असेंबली में बड़ी बड़ी तकीदें हो रही थी तो उस वक्त कौन तकीदें कर रहा था? हमने कोई गैरआईनी काम नहीं किया था। और मुझे बताओ ये टोटल गैरआईनी अमल है। अगर मैं समझता हूँ कोई हमारे मेंबरान कोई नाला है, अगर कोई मेंबरान हमारी हुकूमत के खिलाफ वोट देना चाहते हैं वो बात का अमल है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल आपसे आखिरी सवाल ये है कि 28 मार्च को हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्या होने जा रहा है? और उससे पहले 27 को जो आपका जुलूस एहतजाजी है, प्रोग्राम है या जलसा है, उसमें क्या होने जा रहा है? देखो मैं बताऊं आपको, ये जो कुछ उसके बाद वज़ीर पाकिस्तान हमारे पार्टी के चेयरमैन इमरान खान अवाम में गए हैं। अवाम को बड़ी रही है, अवाम ये चाहती है कि जो दोबारा वही सियासत जो लूटमार की जो इन तीनों पार्टी ने जिस तरह मुल्क को इस हाल पहुंचा है, अवाम इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। अवाम में मैं समझता हूँ इस पूरा जो अदम एतमाद की जो रिसाई है, इसके बाद तो पाकिस्तान अवाम यूनाइट हो गई है। पाकिस्तान अवाम चाहती है कि हमें ये लुटेरे नहीं चाहिए। अगर सर मुख्तसरन सिर्फ ये बताइएगा कि 28 को इजलास हो रहा है नो कॉन्फिडेंस का? देखो अभी तक काल नहीं हुआ है, 14 दिन के अंदर स्पीकर ने इजलास काल करना है। मैं समझता हूँ जो हमारे से मुताबिक 21 तारीख को सेशन होगा। तारीख में उसमें हमारे ख्याल जमान एमएनए वो इंतकाल हो गया तो एक रवायत है कि उस दिन इजलास नहीं चलता है। उसके बाद स्पीकर काफी इजलास करता है। ये स्पीकर साहब भी इख्तियार है, हमने जो कानूनी तरह स्पीकर इजलास बुलाएंगे, हम जाएंगे, उसके बाद जो सूरत बनती है। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये जो हमारे जो कारकुनान हमारे जो मिसेबली जो अपोजिशन ने इनको अपने पास रखा हुआ है, इनको मेरी अपील भी है, लाजमी है उनके इश्यूज होंगे। मैं समझता हूँ इनको अगर ये वापस आए आखिरी साल में हुकूमत का, इनको चाहिए कि अपने इश्यूज आगे बताएं। अगर करते तो इनको इस्तीफा देकर वापस घर चले जाएं, अब दोबारा इलेक्शन हो। लेकिन आप इमरान खान के वोट देखो, एक उम्मीदवार अगर सर बहुत शुक्रिया जयप्रकाश साहब, आपसे बातचीत की और आइंदा भी आपसे राब्ते में रहेंगे। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और अब हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट ज़ैन सुमरो साहब ने, उनसे हम ओपिनियन लेंगे ख़ास तौर पे जो सदारती रेफरेंस दाखिल करने जा रही है हुकूमत इस सारी सूरताल में, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सो मोटो नोटिस लिया है इस सारी सूरताल का और नोटिस भी जारी किए गए हैं। इन दोनों बातों पे हम उनसे आइनी और कानूनी ओपिनियन लेंगे, लेकिन उससे पहले खुर्रम करीम साहब के पास अब जाएंगे। खुर्रम साहब, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल असेंबली के मेंबर जयप्रकाश साहब की बातचीत सुनी। वो तो सारे एलिगेशन पीपल्स पार्टी पे लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने पैसा जमा किया हुआ है, हमारे लोग तोड़े हुए हैं, वो बिठाए हुए हैं वहाँ पर, उसी वजह से ये सिंध हाउस पे सारा मामला हुआ। यानी कि वो तो आपको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हो, वो तो ये भी कह रहे हैं कि सीएम के जहाज़ में स्पेशली इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा रहा है। जी सर, देखें ना, पहली बात तो ये है कि जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठ बोलने का वतीरा है। उल्ट्रा चोल कोतवाल को डांटने वाली मिसाल है कि ये जो है साहब, जो एमएनए साहब अभी फरमा रहे थे कि भाई सिंध हुकूमत का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, तो कल हमारे बिलावल साहब, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई क्या हम अलान कह चुके हैं कि हमारी तरफ से पीएम के जो उम्मीदवार हैं वो नून लीग की तरफ, नून लीग को देंगे हम। सो क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम नून लीग के उम्मीदवार के लिए एमएनए खरीदेंगे या हम इस तरह करेंगे? और जो दूसरी बात ये कर रहे हैं कि सीएम साहब का जहाज इस्तेमाल हो रहा है, तो जहाज इस्लामाबाद में लैंड हो रहा है ना, तो सिविल एविएशन किसके अंडर आता है? कल लोग गिरफ्तार हुए, आप देख लें जहाजों में जाके कौन लोग बैठे हुए कौन नहीं बैठे। कल लोग गिरफ्तार हुए, ये एक पुलिस स्टेट बनाना चाह रहे हैं इस्लामाबाद को। लोग गिरफ्तार नहीं होते, उससे पहले वो शहबाज गिल वहां पे पहुंच जाते हैं लोगों को छुड़वाने के लिए, और ये एक दहशतगर्दी की जा रही है। और देखे ना, इनके एमएनए अगर वहां बैठे हुए, तो वहां पर हर चैनल के एंकर गए हैं, उन्होंने देखा है, उनके इंटरव्यूज किए, वो अपनी मर्जी से बैठे हुए। वो एमएनए कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जिनको पीपल्स पार्टी वालों ने अंदर बैठा दिया है और पीपल्स पार्टी वाले उनको छोड़ नहीं रहे। हर कोई आजादाना अपनी हैसियत रखता है, राय रखता है। अब ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं लोग, ये असल में ये जो है ब्लैकमेल करने के तरीके हैं अपने एमएनए को। अभी वो बोल रहे हैं कि हम बोलते हैं कि भाई जो भी बातें आप बैठ के करो। तो भाई 3.5 साल जो इमरान खान ने तर्ज़ हुक्मरानी अपना रखा, अगर वो अवाम के साथ तो जुल्म किया ही, लेकिन उनके एमएनए के साथ जो जुल्म किया, ये उसका नतीजा है कि आज उसके एमएनए भी उसके साथ खड़े होने तैयार नहीं है और इल्जाम ले देकर हमारे सिंध गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है। अगर हमारे सीएम साहब वहां पर नैब उनको बुलाया इस्लामाबाद जाना तो ठीक है, लेकिन अगर हमारी लीडरशिप के से मिल रहे हैं वो जाकर, या हमारे एमएनए जो हमारी पार्टी के अशाये रखे जा रहे हैं, आप देखिए वहां पे कोई तहरीक इंसाफ का एमएनए आपको नजर आ रहा है? अगर पीपल्स पार्टी खरीद रही है या पीपल्स पार्टी ने जबरदस्ती बिठाया हुआ है, तो पीपल्स पार्टी का जैसे कल शाहजहां मरी और नवीद कमर साहब का जो अशाया था, उसके अंदर तो कोई भी आपको तहरीक इंसाफ का मेंबर नजर नहीं आया। तो ये झूठी बातें, झूठे लोग हैं, इन्होंने आवाम को बेवकूफ बनाया। अब ये बेवकूफ नहीं बना सकते, इसलिए आप ऐसे यानी कि हम ये कहें कि सवाल और जवाब और इल्ज़ाम तराशी के साथ साथ अब ये सड़कों पे भी सूरत हाल इस तरह बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि हुकूमत ने नो कॉन्फिडेंस मोशन और ख़ास तौर पे जो उनके कारकुनान ने, असम्बली मेंबरान ने जो वफादारियाँ तब्दील की हैं, उस हवाले से कुछ आइनी और कानूनी मूव्स की तैयारी की है। ज़ैन साहब, इस हवाले से हम आपसे ये पूछेंगे, आप हमें गाइड करें कानूनी नुक्ते और आइनी नुक्ते निगाह से कि जो ये सदारती रेफरेंस की बात हो रही है, ये क्या मामला है, हुकूमत क्या करना चाह रही है और क्या इसकी गुंजाइश है आइन और कानून में? इज़हार साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब खान साहब ने अपने अगेंस्ट खुद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन ली थी और पार्लियामेंट का एतमाद लिया था, तो उन्होंने खुद आके नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कहा था कि मेरे एमएनए हाथ खड़ा करके कह दे कि आप नहीं है, हम आपका सपोर्ट नहीं करते, हमारा कॉन्फिडेंस आप में नहीं है, मैं घर चला जाऊंगा। और जब आज इनको नजर आ रहा है कि इनके अपने एमएनए एमपी इनके साथ नहीं खड़े, तो इनको ये बात समझ नहीं आ रही। बात ये है कि जब सियासत पर्सनल हो जाती है तो फिर हार हजम नहीं होती और हार समझ नहीं आती कि हम हारने जा रहे हैं। और आपको एक तो नजर आता होगा अभी कि इक़्तिदार के भूखे तो ये लोग नजर आ रहे हैं। खान साहब कहते थे कि जी हम सियासत जो है वायलेंस की नहीं करते, हमारे पास खानदानी सियासत नहीं है। अब जब इनके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ये अजीब और गरीब बातें करना शुरू हो गए। और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरफ मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंपली देख लें कि आर्टिकल 63A क्या है। आर्टिकल 63A ये है कि कोई भी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली किस सूरत में मेंबर नहीं रहेगा। और उस आर्टिकल 63A में एक एग्जॉस्टिव लिस्ट तो 2-3 तरीके बता दिए हैं।
جی پہلا طریقہ یہ وہ ممبر ریزائن کر دے پارٹی سے تو ممبر نہیں رہے گا. جی دوسرا طریقہ یہ بتایا ہوا ہے کہ اگر وہ پارٹی ڈائریکشن کے اگینسٹ ووٹ دے اور پارٹی ڈائریکشن کے اگینسٹ یا ووٹ نہ دے, دونوں صورتحال میں جو چار جو وہ ہیں سرکمسٹانسز ہیں, فار ایگزامپل ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا, منی بل ہو گیا, سی ایم کی الیکشن ہو گئی, سی ایم کی الیکشن اور سی ایم کے اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس, ان سب چیزوں پہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن فالو کرنی ہے. قانون نے اس کے علاوہ کہیں کسی جگہ کسی ممبر آف نیشنل اسمبلی یا کسی پارٹی ممبر پہ یہ قدم نہیں لگائے کہ آپ نے پارٹی لیڈرشپ کی ڈائریکشن فالو کرنی ہے. اگر ان چار چیزوں پہ نہیں کی اور آپ نے ووٹ دیا یا نہ دیا, ووٹ دیا یا نہ دیا, تب آپ کے اگینسٹ کاروائی ہو سکتی ہے اور آپ ڈکلیئر کیے جائیں گے الیکشن کمیشن کے تھرو, وہ بھی جب پارٹی لیڈر لکھے گا اور الیکشن کمیشن اچھا اس میں ایک نقطہ اور میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ ہمیں سمجھائیں کہ یہ جو نوٹس آج جاری ہو رہے ہیں ان ممبران کو پارٹی کی طرف سے اور اس کے بعد شاید وہ ڈی سیٹ کرنے کے لیے جائیں گے, تو ایک طرف یہ معاملہ ہوگا, دوسری طرف 28 تاریخ میں اب زیادہ دن نہیں رہے تو 28 تاریخ کو نو کانفیڈنس موشن بھی ہونا ہے آئینی کا. اور میں وہی اسی اوپینین میں ایڈ کرتا ہوں کہ آرٹیکل 63 یہ کہتا ہے جب ووٹ دے دیا جائے گا, ایک ایونٹ ہوگا, اس کے بعد پارٹی ہیڈ الیکشن کمیشن کو لکھے گا, الیکشن کمیشن 30 دن کا نوٹس دے گی اور پھر بھی الیکشن کمیشن آئیدر ویز, یعنی کہ صدارتی ریفرنس کے تھرو بھی روکا نہیں جا سکتا ان ممبران کو ووٹ دینے سے. بالکل اس کی اپیل سپریم کورٹ میں ہوگی. اور سردار مطلب اس آرٹیکل میں بھی قانون کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے وکیل یہ جو فواد چودھری صاحب یہ آگے کہتے ہیں یہ وکیل ہی رہے پریکٹس, انہوں نے آخر وکالت کی کیسے؟ سر آپ ہمیں عام آدمی کے زبان میں سمجھائیں کہ یہ جو 22-24 جتنے بھی لوگ ہیں جو پارٹی سے منحرف ہو چکے ہیں, کیا یہ 28 تاریخ کو ووٹ دے سکتے ہیں اور ان کا ووٹ آپ بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں, آرٹیکل 63A کی صورت یہی ہے کہ آپ ڈیفیکٹو تب ہوں گے جب آپ ووٹ دیں گے. ووٹ دینے سے پہلے آپ نے کوئی بھی اوپینین شیئر کیا, کوئی اسپیکر کوئی اتھارٹی آپ کو نیشنل اسمبلی سے نہیں ہٹا سکتی. اب آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے جب ان کے بیانات آنے شروع ہوئے, کہا ہم نے کاروائی شروع کر دی, آپ کو ہٹا رہے ہیں. اب 2 دن کل جا کے یہ بات سامنے آئی کہ جب ہم پریزیڈنشل ریفرنس پروف کریں گے سپریم کورٹ سے ایڈوائس لینے کے لیے. اچھا ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھائیں, اس کے بعد پھر ہم بریک پہ جائیں گے. تو وہ یہ ہے کہ کیا اسپیکر اس اجلاس کو فردر ڈیلے کر سکتے ہیں؟ سر بالکل ڈیلے نہیں کر سکتے, کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن میں وہ یہ کہتا ہے کہ جب نوٹس جائے گا 3 سے 7 دن کے درمیان اسپیکر نے ووٹ آف نو کانفیڈنس دینا ہے. تو کانسٹیٹیوشن ہمیشہ سپرسیڈ کرے گا اسپیکر کی پاورز کے اوپر. اگر اسپیکر کو پاور ایڈجسٹ کرنے کی ہے بھی تو اگر اسپیکر کچھ کرے گا تو وہ اللیگل ہو. اور اسپیکر اگر رولز کے تحت ان ممبران کو الو نہیں کرے ووٹ دینے پہ؟ سر کوئی ایسا رول نہیں ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بہت شکریہ ذہین صاحب, بہت شکریہ. ناظرین اب یہاں ہم ایک لیں گے وقفہ اور وقفے کے بعد اپنی بات چیت جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سندھ کے مشہور رائٹر, ادیب, دانشور انعام شیخ صاحب. انعام صاحب ویلکم ان دا پروگرام. سر ہم آپ سے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے یہ معلوم کریں گے کہ اس وقت ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے آپ اس کی ہیلتھ کیسی دیکھ رہے ہیں؟ جو ایک دوسرے کے خلاف الزامات اور القابات اور پھر کل سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا ہے, اس ساری صورتحال کو آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ ایک اردو کا بہت مشہور شعر ہے اظہار صاحب, جی کہ ترک تعلقات کو ایک لمحہ چاہیے لیکن تمام عمر مجھے سوچنا پڑا. جی ہاں, مطلب اس سے ہمارے سیاسی سسٹم کو بہتر ہونے کے لیے نیک ارادے کی ضرورت ہے. جی لیکن جب سے مملکت فضادات وجود میں آئی ہے یہ اس سیاسی بحران دیکھتے آ رہے ہیں. اس مسئلہ یہ ہے کہ وہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی والا مسئلہ ہے کہ آپ
का मुल्क शुरू से ही डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पर चल नहीं रहा। जी जैसे ही मुल्क कायम हुआ तो जनाब एक ही शख्सियत थी, वो गवर्नर जनरल भी थी, वो पार्टी की जो है वो सदर भी थी, वो जो है सियासी एक आइकॉन भी थी और आइन साज असेंबली की भी सदर थी। तो वो शुरू से ही ये हमारा जो एक ट्रेंड चला है। और उसके बाद तो 5-7 साल के बाद जैसे ही मुख्तलिफ इदारों की सियासत में एंट्री हुई तो उससे लेकर उस टाइम वक्त से लेकर आज तक हम उसको सियासी कल्चर को ठीक नहीं कर पा रहे। जी अब ये कोई जो कुछ मंजरनामा आप देख रहे हैं ये एक दिन में तो बना नहीं। जी ये जो है तकरीबन कोई 60-70 साल का किस्सा है। जी हाँ और इसमें इसकी जो चंद वजूहात हैं जो ये ठीक नहीं हो रहा, एक तो ये है कि गैर सियासी कुव्वतों की मुदाखलत जो है वो बंद नहीं हो रही। जी नंबर 2 कि सियासी जो एक कल्चर है उसको स्पेस न मिलने की वजह से वो इतना परागंदा हो चुका है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि आप खुद हमारी जनरेशन में देखें कि आज से 30 साल 40 साल पहले जो सियासतदान थे वो निस्बतन बड़े क्रेडिबल थे, अखलाकी तौर पर ज्यादा मजबूत थे जी और उनकी एक डेमोक्रेसी के साथ कमिटमेंट थी उन्होंने। अब तो जनाब एक मंजरनामा हर पार्टी का ये बन गया है कि भाई चूंकि पावर फलां जगह है तो पहले फलां जगह से राब्ता करें, उससे कांटेक्ट में रहें। जी दूसरा ये है कि ये मुल्क ये जो जमहूरियत खड़ी है बैसाखी पर, वो फाइनेंसिस के से बैसाखी पर खड़ी है, तो जितनी लूट मार करके आप पैसे इकट्ठे कर सकते हैं वो आप करें, उसको इन्वेस्ट करके अपना मुनाफा लें। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि अवाम की तरफ की जो एक अकाउंटेबिलिटी का एक पहलू है वो या ऐसे समझे इंटेलिजेंस का जो रोल होता है जी जी कि वो अकाउंटेबल बनाए इन सारी चीजों को, वो नहीं अपना काम कर पा रहे। जी हाँ एक दौर था कि जो है सहाफत में मनाज बरना थे, एक दौर था कि सियासत में बैराज खालिद थे, बैराज मोहम्मद खान थे, जे रहीम थे, मुबशर हसन थे जी और इस किस्म की जो है वो सिंध में जैसी कई मिसालें हैं। अच्छा, अब इनाम साहब इसको थोड़ा मौजूदा सूरत-हाल, ये जो आपने बहुत डिटेल में पस मंजर दिया इस मुल्क की सियासत का, मौजूदा जो सूरत-हाल है आपकी असेसमेंट क्या है कि ये जो इमरान खान के खिलाफ सारा मामला हो रहा है, ये इसके जो हालात पैदा हुए इसके पीछे क्या पस मंजर आपको नजर आता है? देखिए, एक तो नातजुर्बेकारी, यानी गवर्नेंस, मुझे बताएं कि इस वक्त तक मेरा ख्याल है कि 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो चुके। जी आप फॉरेन पॉलिसी कहाँ जा रही है, नोबडी नोस। जी इंटीरियर मिनिस्ट्री एक ऐसे बंदे को मिली हुई है जो खुद अपने कंट्रोल में नहीं। जी इसी तरह से खुद जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनकी का पता नहीं चलता कि वो चल रहा कि वो किस किस्म का मॉडल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जाते हैं चीन तो कहते हैं ये आइडियल है, कहते हैं वैसे रियासत मदीना की बात करते हैं, जाते हैं रूस तो कहते हैं सदारती निज़ाम, जाते हैं अमेरिका तो कहते हैं कि ये जो है जो सिस्टम है वो बेहतर है। तो ये खुद कंफ्यूज है कि भाई ये करना क्या चाहते हैं। एक तो ये, नंबर 2 टीम जो उनकी है, उन टीम के भी हर बंदे का अपना है तरीन है, तो अपनी तरफ है अलीम खान है, तो दूसरी तरफ है जनाब परवेज खटक है, तो वो है शाह महमूद कुरैशी, मतलब हर एक का अपना अपना है। इसका अब तीसरा पहलू जो इनाम साहब हम आपसे मालूम करना चाहेंगे वो ये है कि जो अपोजिशन है इस वक्त, हालांकि वो एक दूसरे के खिलाफ क्या कहते रहे माजी में वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन इस वक्त वो एक साथ बैठे हुए हैं। उनका मुस्तकबिल, ये एंटी इमरान जो एक मूवमेंट चल रही है इस वक्त, उसके बाद अगर ये 28 को कोई नतीजा आ जाता है उसका, जिसके इम्कानात नजर आ रहे हैं, तो उसके बाद इस अपोजिशन का जो इत्तेहाद और इस वक्त जो मामला है इसका क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको? देखिए ना, ये भी इन खुद हमारी पीटीआई की हुकूमत ने खुद अपोजिशन को ये जो इकट्ठा किया है, और भाई मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ये इंसाफ करूंगा, मैं करप्ट को ये करूंगा, कर दो तो आप कर सके नहीं, तो अब वो करप्ट मिलकर अब इसको डिथ्रोन कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि खुद अपोजिशन का भी चूं चूं का मरबा है। आप मुझे बताएं कि ये जो ऑप्शन है ये पहले भी आजमाए जा चुके हैं जी। इमरान खान की हुकूमत को इसलिए अवाम ने सपोर्ट दी या एक पजीराई मिली कि भाई ये जो सिस्टम है उसको जो है वो ठीक करेंगे,
नतीजा उल्टा ये हुआ कि इनके लोग उनके रास्ते पर चलना शुरू हो गए। जी सर। तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन के हवाले से आप दोबारा अपना सवाल को रिपीट कर। मैं ये कह रहा हूं कि अपोजिशन का क्या मुस्तकबिल है, ये जो इस वक्त जो इनका अलायंस है इसका क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको? देखिए ये इस वक्त तो फिलहाल आप इकट्ठे हैं इमरान खान दुश्मन भी, उनका भी कोई आइडियोलॉजिकल, कोई अवाम की फेवर में कोई जो है वो ज्यादा क्वालिटेटिव सिस्टम लाने का कोई भी एक मुतालबा नहीं। उनका ये है कि इस बंदे ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, अब हमें बेड़ा गर्क करने दे। तो ये भी जैसे ही इन केस अगर गवर्नमेंट डिथ्रोन होती है, इमरान खान वजारत उस्मा से हट जाते हैं या जो मंजरनामा सामने आता है, तो उसमें आप फिर देखेंगे कि इनके इख्तलाफात उसी जगह उसी नहज पर पहुंचेंगे जहाँ पहले थे। क्योंकि इस वक्त हकीकत ये है कि व्हाट एवर मे बी द रीजंस, सिंध में आप पीपल्स पार्टी को लाख चाहें आपके पास ऑप्शन नहीं है। पंजाब में आप जाएंगे तो नवाज लीग को अब तक ये डैमेज नहीं कर सके। नवाज लीग का कोई बड़ा आदमी जो है उसने क्रॉस ओवर नहीं किया। तो वो मैं खुद पंजाब में जाता रहता हूँ, तो पंजाब में उनकी पोजीशन इंटेक्ट जी। और जहाँ तक केपी है तो केपी में एक जो है स्प्लिट है, मौलाना भी है तो थोड़ा जो है नवाज लीग भी है, तो थोड़ा जो है वो पीटीआई भी है। और बलूचिस्तान तो जहाँ जो कुछ फेडरल में होता है उस तरफ देखता है। तो मैं ये देखता हूँ कि इनके जो इस वक्त इख्तलाफात सानवी बन चुके हैं, उनको वो प्राइमरी हो जाएंगे। ये जैसे ही इनका काज जो है, काज ऑफ स्ट्रगल रिमूव हो जाएगा, फर्ज करके ये मौजूदा जो हुकूमत चली जाती है, तो थोड़े अरसे के बाद ये खुद एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। क्योंकि इनके इनाम साहब आखिर में एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे लेंगे कि अप्रैल के महीने में इमरान खान की हुकूमत आपको नजर आ रही है पॉलिटिकल सिनेरियो पे? देखिए इस पर मैं 50-50 हूँ। मैं आपको ये बात बताऊं कि अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान से अपोजिशन तंग है, और भी अवामिल हैं। अगर उन अवामिल को एड्रेस किया जाता है, कई इशूज है, आप समझते हैं कि एक्सटेंशन का इशू है, कुछ और मामला है, ये अगर हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि शायद कोई सरप्राइज मिल सकता है इमरान खान के हवाले से। मिल भी सकता है जी। और सबब ये है, अगले भी ये देखेंगे कि भाई साल सवा के लिए फिर एक हम सियासी शहीद पैदा कर ले। जी हाँ। और नंबर 2 कि आपका मुल्क अब हुकूमतें नहीं चला रही, आपका मुल्क अब जो है वो बाहर के इदारे चला रहे हैं, IMF चला रही है, जो है वर्ल्ड बैंक चला रहा है, या इस किस्म के। बहुत शुक्रिया इनाम साहब, आपसे फिर आइंदा भी प्रोग्राम में बातचीत होती रहेगी। थैंक यू सर। खुर्रम साहब, आप इस सारी गुफ्तगू को कंक्लूड करेंगे कि इनाम साहब तो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत 50-50 अभी भी चांसेस हैं। आप चूँकि अपोजिशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि 28 के बाद भी इमरान खान की हुकूमत सस्टेन करती हुई नज़र आ रही है, या आपकी अपोजिशन इतनी मजबूत है कि वो उनको डी-सीट कर देंगे, उनको वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटा देंगे? देखिए सर, डी-सीट तो वो हो चुके हैं, क्योंकि उनके इत्तेहादी भी उनके साथ अभी खड़े होने तैयार नहीं है, और उनके जो अपने MNAs उनके साथ खड़े होने तैयार नहीं है। और इनको जो इस इशारे का इंतजार रहता है अंपायर की उंगली का, वो भी अब न्यूट्रल नजर आ रही है, और इंशाल्लाह तो न्यूट्रल है, क्योंकि वो कह चुके हैं कि हमें न्यूट्रल लेना है। लेकिन जब उन्होंने इस पर हाथ उठाया, उसने एक वो नया बयान जारी कर दिया, न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो मसला ये है सर, ये वो बंदा है जो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू वाली मिसाल है इमरान खान साहब की, और आवाम इनसे बेजार हो चुकी है। हम अपोजिशन को इकट्ठा करने वाला भी खुद इमरान खान है, क्योंकि अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि इमरान खान अगर आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन के नतीजे में इक़्तिदार से अलग हो जाता है, तो क्या अपोजिशन आपस में मिल के आगे चल सकेगी? क्योंकि अपोजिशन में भी 2 ओपिनियन है, बड़ी डिवाइड है। एक साइड है जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि ये असेंबलियां चलनी चाहिए 1.5 साल, और नवाज लीग और कुछ पार्टियों का कहना है कि फिर अर्ली पोल होने चाहिए। तो क्या आप नहीं समझते कि इमरान खान के मंजर से हट जाने के बाद फिर एक दफ़ा फिर अपोजिशन की पार्टियां भी आपस में उसी तरह सियासी इख्तलाफात का शिकार होंगी? नहीं सर, अभी तक तो देखिए वो चीज़ नहीं आ रही। अब हम सब इस बात पर आ गए हैं कि ये टाइम पूरा होना चाहिए, एक आईनी हिसाब से इलेक्शन पे रिफॉर्म्स हो, जो इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया उन सब चीज़ों में रिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरे मुल्क को सादाती ऑर्डिनेंस के ऊपर चलाया है। आवाम को कोई खुशखबरी देगी अपोजिशन महंगाई, बेरोजगारी और इन चीज़ों के हवाले से? सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये होगी कि इमरान खान के अजाब से जान छूटेगी, और उसके बाद जो इतना बेहतर हो सकेगा बेहतर करेंगे,
اور ہم جو اپوزیشن اکٹھا ہوئی, میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا اس میں عمران خان کی مہربانی کی. عمران خان ہمیشہ کہتے تھے یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے, اور جب آج اپوزیشن اکٹھا ہوئی ہے, زرداری صاحب نے سب کو اکٹھا کیا ہے, تو آج اس کا درد سر بن گئے. تو عوام کو میں آپ کے چینل کے توسط سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے انشاءاللہ تعالیٰ 28 تاریخ کو اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو اس حکمران سے, اس کی طرز حکمرانی سے, اس نے جو ملک کے اوپر عذاب مسلط تھا, اس سے ہمارے ملک کی عوام کی جان چھوڑ. بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے نو کانفیڈنس موشن, سندھ ہاؤس پہ حملے اور سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کیے گئے احکامات اور ان ساری صورتحال کے سیاسی اور قانونی پہلوؤں پہ بات چیت کی. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان اظہار سمرو کو اجازت دیں. اللہ حافظ.